आजकल नीतीश जी भी नरेंद्र मोदी जी की लगातार तारीफ करते नहीं थकते हैं। देश मजबूत हुआ नरेंद्र मोदी से। तो अब नीतीश कुमार जी को भी लग रहा है कि मेरी ब्रांडिंग कमजोर हो गई है, नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी का नाम लेना पड़ रहा है। अब दूसरा कैंडिडेट कहता है मैं 5 जाति का कैंडिडेट, 4 जाति का कैंडिडेट, मतलब आदमी का नहीं, लोकतंत्र के लिए हम नहीं आए हैं, हम 5 जातियों के गठबंधन से आए हैं। आप हमको वोट दे दीजिए। हम पैसा दे के आए या कुकर्म करके आए, हम अच्छे आदमी हैं कि नहीं, हम जनता हमको। अब जनता क्या करती है ऐसे लोगों को ही, जनता 2 आदमी होता है, उसमें लगता है कि किसको दे। ठीक है, एक सवाल मैं करूंगी, गठजोड़ की बात आप किसने किससे गठजोड़ कर दिया? नीतीश कुमार ने आज बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया। अगर आपको महागठबंधन से टिकट मिल गया होता तो आज आप ये सवाल नहीं खड़े करते? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, एकदम सवाल खड़ा करते। महागठबंधन वो तो समाप्त करने में एक व्यक्ति ने सारा कर, एक अहंकारी व्यक्ति ने, जिसने अपने बाप को ही, पिता को ही खत्म समाप्त किया, उस आरजेडी को समाप्त किया जो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया के विचारधारों से शुरुआत हुई थी। लालू यादव, आप देखिएगा उनके, लालू यादव कोई नहीं, लालू यादव के राजनीतिक विरासत के साथ चलने वाले जितने लोग हैं उसको ही अब महागठबंधन से हमको टिकट मिली। हम इसके पहले 3 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। मधेपुरा में 15 साल हम नहीं थे। शरद यादव यहाँ पर जदयू भाजपा के कैंडिडेट हुआ करते। लालू यादव जी चाह के भी 15 साल उनको चुनाव हारा नहीं पाए। उन्होंने जंगल राज करते करते नहीं थका, यादवों को, मुसलमानों को, ये जंगल राज की, मतलब उन्होंने जितना यादवों को गाली दिया, विलेन बनाया। हम वोट के लिए नीतीश जी और शरद जी और एक उनके साथ शरद जी का चेला यादव, नन यादव की फीलिंग को उन्होंने जितना डेवलप किया, अगर अपर कास्ट, आप बता नहीं सकते। आज वो फिर जिसको जंगल राज कहते थे उन्हीं के लालटेन को लेकर के वो आ गए, और उसके बाद जिनके वोट लेते थे वो आज खराब हो गया। मतलब कल जिनको इस्तेमाल किया आज वो खराब हो गया, आज दूसरे को वो इस्तेमाल करने में लग गए। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन की मजबूरी कौन तय कर रहा है, परिस्थितियां कैसे बन रही हैं। ये बात सही है कि जाति के बीच गठबंधन का आज इसको प्रासंगिक हम नहीं मानेंगे तो गलत होगा। ये माहौल क्रिएट किया गया, इन्वायरमेंट देश का बनाया गया, और हमको छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी भी गठबंधन के बगैर चुनाव में नहीं होते। मौजूदा सांसद पप्पू यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दूं कि 2014 में वो यहाँ से जीत चुके हैं और लगातार दूसरी बार वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का मुकाबला किससे? जनता तय करती है मुकाबले के बारे में, अपने मियाँ मिट्ठू तो होना नहीं है किसी को। अब लोगों, दरअसल में इस देश में एक बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम से, इलेक्ट्रल सिस्टम से हो गया है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होती है। ऊपर से पैर ठोकना, हमेशा से सेंटीमेंट पर वोट की राजनीति। कभी 1990 में हमको याद है बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण, मंडल कमीशन, मंडल कमंडल, मंदिर मस्जिद के सवाल पर, क्षेत्रवाद के सवाल पर लड़ाई होती थी, जातिवाद के सवाल पर, मजहबी उन्माद के सवाल पर होती थी। 2019 में भी मुद्दे और बढ़ ही गए। अब हाउस सलेटर हाउस हो गया, तलाक हो गया, 370 हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, आपको नीच हो गया, DNA हो गया, पिछड़ा को चोर कहता है, ये सवाल हो गया, चोर चौकीदार में देश फंस गया। उसके बाद आपको कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, लव जिहाद, आपको गाय, गंगा, गोरूप, सिक्किली, अखलाक, DNA, नीच, टीपू सुल्तान, मुद्दे बिल्कुल मुद्दे देश के कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। देश की जो राजनीति है वो डिफरेंट, सिर्फ आप विकास के नाम पर अब नहीं होता है। कभी पहले भी बहुत कम होते थे, विकास के नाम पर नहीं होता है। देश की राजनीति विचारों के आधार पर नहीं होता है, रोजगार के आधार पर नहीं होता है। देश की राजनीति आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा के सवाल पर नहीं होता है। मतलब सुरक्षा तो कोई मामला ही नहीं।
बेटियों का सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा या आम आदमी का सुरक्षा, ये कोई मुद्दे ही नहीं। ये रोजगार कोई मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा अभी आप जो देखिएगा कि ST/SC स्वर्ग मुद्दा बन गया। चुनाव का समय आया तो मुद्दा कौन बना? मुद्दा हो गया 1970 तक इनको याद नहीं आया, पहले तलाक याद नहीं आया। चुनाव के समय इन लोगों को सबको याद आता है। तो अभी अब ये लोग यदि बहुत बड़े ताकतवर होते और डेमोक्रेसी में कहीं पर भी आधार विकास होता तो एक गठबंधन की राजनीति, नरेंद्र मोदी जी जो खुद को बहुत ताकतवर कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, मुझे देश ने, दुनिया ने हमको कबूल कर लिया, तो उनको गोरखपुर में एक सपा के सांसद को लाने की क्या जरूरत पड़ी? 27 से 22 सीटों पर क्यों चुनाव लड़े? शिवसेना से लड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? तो जो चुनाव है टक्कर देना नहीं, टक्कर देने का एक आदमी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, कहता है कि मेरे जो आका हैं वो नीतीश जी, नरेंद्र मोदी हैं, वोट तो आप उसको दीजिएगा। पब्लिक मतलब डेमोक्रेसी में वो वोट की चर्चा जनता से नहीं, उसके वैल्यू से नहीं है। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात जो भी लोग हैं। अच्छा, दूसरा आका, दूसरा 2 सीट आ गए। लालू यादव अगले बार बिना गठबंधन आए थे, हैसियत पर आ गए। तो पप्पू यादव को आज एक सेवक या मजदूर के रूप में मेरी बहुत छोट थी। मैं तो एक कॉम्पिटिपुर से आम आदमी के लिए जीता हूँ। मेरी राजनीतिक विचार बहुत नहीं है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से जनता के बीच लैकिंग बहुत हाई है। आप नेता है पर किसी पर देख लीजिएगा, पप्पू यादव की जो लैकिंग है वो 96% है। आप अभी आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, लोग अगर आपको समाज सेवी के तौर पर जानते हैं तो लोग आपको बाहुबली के तौर पर भी जानते हैं। लोगों, मैं एक सवाल करूंगी आपसे कि महागठबंधन को आप कैसे देखते हैं? बात छोड़ दीजिए गठबंधन किसने किसके साथ किया, इस वक्त की अगर बात की जाए तो महागठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, महागठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन होगा। दिखते तो आई महागठबंधन के पक्ष में पब्लिक तो है, गठबंधन के पक्ष में, क्योंकि एक व्यक्ति इसलिए नहीं कि वो महागठबंधन के पक्ष में है। निराशा हुई है देश के प्रधानमंत्री से 5 सालों में। आप 5 साल पहले भी कांग्रेस को गाली दे रहे थे, आज भी उन्हीं को दे रहे हैं। महागठबंधन में तेजस्वी और ये जो पार्टियां जो यहाँ बनी है उसकी बात है। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, क्योंकि उस गठबंधन को ही महागठबंधन का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, महागठबंधन और इसको लेकर क्या? नहीं, मैं तो आपको पहले ही कहा कि एक गठबंधन का एक नेता जो अहंकार से भरा हुआ, वो बीजेपी से नहीं लड़ रहा, वो कांग्रेस से लड़ने लगा। वो पप्पू यादव के लिए जहर खाने लगा, वो कन्हैया के लिए जहर खाने लगा, वो रंजित रंजन से जहर खाने लगा, वो फातमी देवेंद्र जी, सखी, मतलब जितने मजबूत आदमी थे, जितने लोग अच्छे लोग थे, सभी उनके लिए उनके को भोजन बन गए। मुझे एक बात तो समझ में आती, बगल में है पाटलिपुत्रा में समझौता कर लिया उन्होंने माले से, सिर्फ अपनी बहन को चुनाव जिताने के लिए। एक सीट दिया उन्होंने, दूसरा सीट माले से उन्होंने ले लिया, पाटलिपुत्रा की सीट। या मुझे पाटलिपुत्रा की सीट हमको दे दो। और साहबुद्दीन की पत्नी जहाँ चुनाव लड़ रही है, वहाँ माले का कैंडिडेट जो है अमरनाथ यादव खड़े हो गए, वहाँ इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अब कन्हैया को जाके ये राजद्रोही कह रहा है, हमको यहाँ पप्पू यादव को वो कह रहा है कि मेरे बाप से ही हमको लड़वा रहा था, जुट लड़वा रहा था। और ये इल्जाम लगा हुआ है कि आपने परिवार में विद्रोह कराया है, यादव परिवार, लालू यादव के परिवार। अब हमको आप एक बात बताइए ना, अभी भाई भाई में जो स्थिति है, इसमें भी हम तो समझ में नहीं आई बात। तो लालू यादव बताइए, हमारी पप्पू यादव परिवार में विद्रोह कराने की हैसियत बना लिया, तब तो फिर मुझे लगता है कि हमको बिहार के नेता हमको चयन कर लिए होते, चुन लिए होते बिहार के। आज हमारी, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि महागठबंधन को नाश करने में, विनाश करने में अब रंजित रंजन के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए हैं। आप चतरा में अपने चेहते को पैसा लेकर के आप कैंडिडेट उतार दिए हैं चतरा में। सांसद, मौजूदा सांसद है, परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप तो आप पर, इससे कैसे बचेंगे? परिवारवाद तो आपके साथ भी है। परिवारवाद का तो नाम हमने लिया ही है। एक सवाल है कि परिवारवाद का आरोप आप पर भी लगता है कि दोनों पार्टी
ही सांसद है, किसी और को मौका नहीं भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो अवार्डेड हम इंडिया के नंबर 1 लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट डिबेटर हैं हाउस के, और फर्स्ट क्वेश्चनर हैं हम। ये कौन कहेगा? हम दोनों पति पत्नी 5-5 करोड़ का काम सबसे पहले फिनिश कर चुके हैं। मैडम हमको 3 बार अवार्ड मिला, मैडम को 2-2, 3-3 बार अवार्ड मिला। कांग्रेस की स्पोक्समैन है, आपको क्या कहते हैं, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है, कांग्रेस की सेक्रेटरी है वो, और खुद बाढ़ में, तूफानों में, सुपौल में अकेले जूझती रही है, लड़ती रही है। 5 साल वो चुनाव में नहीं थी, तब भी वो आकर के लोगों को सेवा करती रही है, संघर्ष करती रही है। वो एक आवाज है भारत के उन वर्गों का जिनका प्रतिनिधित्व गरीब आम आदमी करता है। अब रंजीत रंजन, आप उसको क्या कहेंगे जो किचन से आ गया, जो ऊपर से आ गया, जिसके बाप के नाम पर जो राजनीति कर रहा है? उन्हीं लोगों का आरोप है आप पर। भैया मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे नहीं लग रहा है ना परिवारवाद या कोई मुद्दा, तो मुझे लगता है कि बिहार में मुद्दा ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में देश में मुद्दा ही नहीं है। आप उठा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा अभी देश भर में। ये मुद्दा कहाँ से आप ले आए? ये मुद्दा तो है नहीं। रंजीत रंजन जी MLA का चुनाव लड़ी थी पहली बार, तो बड़ाड़ी से 3000 वोट से हार गई थी। फिर MP का चुनाव लड़ी, वो जीती और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन हुई। सोमनाथ दादा ने उनके बारे में कह चुकी हैं कि एक डायनामिक एंड डैशिंग लेडीज है, उनकी किताबों में है सोमनाथ चटर्जी। और उनका रेस्पेक्ट, उनका जो परसेप्शन है इस देश में पॉलिटिशियन, एज ए लेडीज पॉलिटिशियन, ये आजादी के बाद शायद 1 to 5 में हो। और वो परिवारवाद वो होता है, मैं कहूँगा देश में परिवारवाद नहीं है, वो संघर्ष करके आए। लेकिन और क्या, जो पिता का बेटा है, बेटी है, पत्नी है, आप उसको उठा करके देखें। आप कहाँ से आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप एक बेस्ट पार्लियामेंट्रियन नहीं होंगे। 5 सालों में पहले ही इन्होंने बेस्ट पार्लियामेंट्रियन परफॉर्मेंस इन्होंने की। और सीधा नाम लेने से आप बचते हैं? मतलब सीधा नाम लेने से आप बचते हैं कि किसी का भी सीधा नाम ना लिया? मैं सीधा कह रही हूँ, किसी से ना डरते हैं ना बचते हैं। इस कंट्री में मैंने पहले कहा कि न तो विकास का मुद्दा है, न माफियागिरी का, न दलालों का, न पैसों का। अमेरिका और कई कंट्री कह चुके हैं कि यह चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है, और डेमोक्रेसी को खतरा है इस मैनेजमेंट और पैसे के कारण, इवेंट्स के कारण। लोकतंत्र कंप्लीट इवेंट से चल रहा है, कंप्लीट इवेंट्स के द्वारा। लोकतंत्र का क्या मतलब है? ऐसी लोकतंत्र का क्या होता है? ठीक है, इस बार यहाँ जो समीकरण है वो मुकाबला है, और जातीय समीकरण की बात करें तो तीनों, आप खुद यादव समुदाय से हैं, और इसके अलावा जो NDA और RJD दोनों की कैंडिडेट्स हैं वो दोनों यादव समुदाय से हैं। क्या वोट कितने की स्थिति है? सर यहाँ पर निषाद, यहाँ पर बीन, यहाँ महतो, यहाँ पर क्या कहते हैं केवर, यहाँ पर मंडल, यहाँ पर कानू, यहाँ पर ब्रह्मा, यहाँ पर राजपूत, यहाँ पर दलित, यहाँ पर पासवान, यहाँ पर राम, यहाँ पर शाह, यहाँ पर चौधरी, जसवाल, तलवार, सब जाति को मिलाइए ना। अब जादव सबसे अत्यधिक जाति में से है। लेकिन आप यदि ओवरऑल 20 लाख 25 लाख वोटर की बात आप करेंगे, वोटर की बात करेंगे, तो वोटर की बात यदि आप करेंगे, आप वोट तो करता ही है। पहले भी मैंने आपको कहा कि किस तरीके से इस्तेमाल किया, गाली दी, और उसी आपको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद आपको आश्चर्य होगा मार करके अन्य जातियों का उन्होंने समीकरण बनाया, और अन्य जातियों का समीकरण बना करके उन्होंने सब विभाजन रूल, नफरत की राजनीति शुरू। मधेपुरा में हमको ने 3 लाख से चुनाव जीते बाई इलेक्शन में पहले। लालू यादव जी 30,000 और 21,000 से चुनाव जीते। उसके पहले आज तक जितने लोग यहाँ पर MP बने हैं 1 लाख से ज्यादा चुनाव नहीं। नरेंद्र मोदी जी की हवा में, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो परिवारवादी नरेंद्र मोदी जी की हवा में
हम और रंजीत रंजन जी दो ही आदमी चुनाव जीते, और उस वक्त जिस वक्त नरेंद्र मोदी को ज्यादा के नौजवान भी चाहते थे कि वोट दे दे, कुछ भी नौकरी मिल जाए। आज तो वो सुन कर चले जाते। आज उनकी जो मूल्य, उनकी जो वैल्यू है, सिर्फ मार्केटिंग है बेहतर तरीके से, इवेंट्स गुरु है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि आप आम आदमी के भीतर जाएंगे, यदि सेंटीमेंट की बात न हो, तो आप रोजगार के बारे में पूछेंगे तो आपको सुनपत चला जाएगा। लेकिन यहाँ के युवा जो है उनके पास में मुद्दा रोजगार का है, कैसे बचेंगे इससे? भैया मैं तो वही कह रहा हूँ, मधेपुरा की जनता भी रोजगार नहीं मिलने से त्रस्त है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी तो 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं यहाँ, और 17 साल लालू यादव रहे हैं ना। मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 5 साल नरेंद्र मोदी रहे हैं ना। हम न तो दिल में न पगा में, हम तो मंत्री नहीं थे ना, हम मिनिस्टर नहीं थे ना, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं थे ना। एज ए सांसद मेरे यहाँ सेवा अवसर, मेरे यहाँ लोगों का, पूरे देश के गरीबों का आना। समझौता कर लिया आप गिरिराज सिंह और बीजेपी से, और जो भाषा गिरिराज सिंह बोलते हैं वो भाषा महागठबंधन का एक अहंकारी नेता बोलता है। आप कन्हैया, आप सीपिया को सीट क्यों नहीं दी? बस कन्हैया के घर आपने सिवान में क्यों नहीं समझौता किया? आपने फातमी को सीट क्यों नहीं दिया? आपने शकील को सीट क्यों नहीं दिया? आपने निखिल बाबू को सीट क्यों नहीं दिया? आप देवेंद्र यादव को सीट क्यों नहीं दिया? सपा को सीट क्यों नहीं दिया? आप सभी जगह नाश करने में लग गए, क्यों? सर सबकी छोड़िए, मैं आपके संसदीय क्षेत्र की इस वक्त में बात करूंगी। जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं ये बेहद खराब सड़क है। एक सवाल आपसे पूछूंगी, आपने मधेपुरा से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया और सड़क की स्थिति बदहाल है। सड़क इतने जर्जर है कि लोग कह रहे हैं यहाँ गड्ढों में सड़क दिख रहा है, और आज तक सड़क को लेकर उनके कोई भी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया है। इस पर क्या कहेंगे, क्या सफाई देंगे? सर साफ है, अभी गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन के चलते 106, 107 बकोर पर एक पुल, नया एक NH उच्चेट स्थल से तारा स्थान, पुलोक में एक बड़ी पुल, 10,000 करोड़ रुपया जो मैंने लाया, वो आप गडकरी ने कहा कि अब वो काम अब शुरू हो गया। आज यहाँ 20 साल पहले यहाँ सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जमीन अधिग्रहण नहीं होने देता है। नीतीश कुमार जी की सरकार की दिलचस्पी विकास के प्रति नहीं है। अब NH 3 NH लाए, अभी 11 ट्रेन आई। पहली बार दिल्ली जाने के लिए वैशाली ट्रेन 13 साल के बाद हम सफर बम्बई और दिल्ली दो हटिया, रांची हटिया, आप हाटे बाजारे, तो 11 ट्रेन 5 सालों के अंदर, जनहित रात्रि ट्रेन, 40,000 की फैक्ट्री, एक नहीं एशिया में पहली फैक्ट्री खुली 5 सालों के अंदर। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल पप्पू यादव का है। थर्मल इतना बड़ा पावर ग्रिड क्यों सहरसा में आया? क्या कारण है इनोथॉल की फैक्ट्री की घोषणा हुई? क्या कारण है कि कोसी जल मार्ग का घोषणा हुआ? क्या कारण है कि हाई डैम की घोषणा हुई? तो जब छोटी सड़कें थी और जमीन अधिग्रहण होने में लेट लगा, पैसा आप पता कर लीजिए कब हमने NH से लड़कर के भिजवाया, और यहाँ पर टेंडर होने के बाद भी जमीन अधिग्रहण होने जो बिहार सरकार का काम था नहीं दिया। तो इसमें सरकार की दिलचस्पी साफ है कि विकास में आप चले जाइए, गया से बोध, गया से पटना, आप चले जाइए पटना से सासाराम, आप देख लीजिए इसमें। मतलब आपने दुनिया भर की बातें कर ली, इवेंट्स बना करके चुनाव जो हो रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? पप्पू यादव का जो चुनाव है वो कंप्लीट रूप से जाति, धर्म, मजहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऊपर उठकर कोसी की आजादी, देश के गरीबों का आशियाना, देश के गरीबों की आवाज, आम आदमी की आवाज, और युवाओं के का जो सबसे बड़ा इशू है रोजगार, उसके जीवन, ये मुद्दा पप्पू यादव का शुरू से रहा है। कोसी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार है। आप लगातार ऊपर से थोपते रहे हैं। 20 साल मंत्री रहने के बावजूद भी शरद यादव का एक ईंटा इस इलाके में, कपड़ा मंत्री, उड्डयन मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री, एक ईंटा कहीं गाड़ नहीं सके। एक ईंटा, आपको आश्चर्य होगा। और भी मंत्री अभी जो चुनाव दूसरे लग रहे हैं वो मंत्री ही हैं। 20 सालों तक, 40 सालों से ये लोग मंत्री रहे। कभी इन लोगों की दिलचस्पी, उद्योग मंत्री थे, बगल में एक फैक्ट्री है बैजनाथपुर पर, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। विकास तो इस इलाके में
मुद्दा ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको सीधा बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में मैडम आप यह लड़ाई सम्मान की, कोसी की, आजादी की, कौन हर घर से रिश्ता बनाए और हर आदमी एमपी अपने को समझता है। आज के दिन में पप्पू यादव, कल एमपी को रिश्ते का पता नहीं था। एक एक मिनट 5 साल कौन मेरे लिए विजिबल है, कौन कल सुबह मिल जाएगा, कौन मेरे उम्मीद, सपने और विश्वास को पूरा करेगा। ये महत्वपूर्ण है आज के डेट में मैडम। ये महत्वपूर्ण नहीं है नेशनल इंटरनेशनल इशू। आज लोग ये सोचते हैं मेरी छोटी छोटी जरूरत को पूरा कौन करेगा। इसको मैं साइड कर देती हूँ सर, ऐसी बात कीजिए। बाइट करना है, आंदोलन हाथ दूंगा, बड़ा चेहरा है पप्पू यादव, बेहद अनोखा अंदाज चुनाव प्रचार का, और उससे भी अनोखा अंदाज है जनसंपर्क। एक गांव में जनसंपर्क के दौरान मैं पप्पू यादव से मिल रही हूँ और यहाँ टेबल की तस्वीर देखिए कि अलग अलग जगह से जहाँ ये उपस्थित हैं, जो भी जनता ने प्यार दिया, और प्यार के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि किसी प्लेट में सलाद रखा हुआ है, तो किसी प्लेट में पूरी सब्जी। इस तरीके से जनता का प्यार आपको मेरा तो रिश्ता ही उसी सीमांचल मिथिलांचल से माँ और बेटी का। भैया मकान, कहीं दही चूड़ा, कहीं सत्तू, कहीं पूरी सब्जी, कहीं भात कढ़ी, ये तो काप है। ये सबसे गरीब बस्ती, पहले से लोग नाश्ता बना के रखे हुए। अब हुआ नहीं है सर कि हम चलेंगे, हम जाएंगे, हम करेंगे, खिलाएंगे, जबकि बगल में खाना हो चुका और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा किस तरीके से। देखिए ये सेवा, देखिए ये आपको आश्चर्य देखिए, गरम ये आपको मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे अब जहाँ जिस गाँव में ठहर रहे हैं, जनता आपको प्यार के तौर पर कभी मिठाई दे दिया, तो कभी पूजा दे दिया खाने के लिए, जनता का प्यार। और क्या ये भी कहा जाए कि पप्पू यादव हर गरीब के कुनबे में जाकर जनता से मिल रहे हैं और साथ साथ वोट साधने की भी कोशिश है, ये कहना गलत है। मेरे घर में 800-900 डेली 2000-3000 लोग खाना खाते हैं। हम उसी के साथ तो शेयर करते हैं। और ये 94 से नहीं, 84 से। अच्छा, आप हमारा रिश्ता स्कूल लाइफ से, हमारा जो आधे से अधिक वक्त गरीब के घर में, उसके यहाँ तो खाना जिंदगी मेरी बीती है। मेरा बचपन तो वहीं पर बीता। हमें संस्कार दिए गए उन्हीं के साथ जीने के, उनके लिए करने के, उनके लिए समर्पण होकर बात करने के। हमें संस्कार दिए गए कि जाति नहीं है, हमें संस्कार दिए कि हिंदू मुसलमान नहीं होते। ये बचपन से हमें संस्कार दिए गए। लेकिन बृहद परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, आपने कई इंटरव्यू में भी कहा है। वो तो है, इसलिए तो मैंने कहा मतलब अमीरी और गरीबी के बीच कोई फर्क नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कोई जात पात कोई ऐसा चुनावी मौसम में होता है या आम दिनों में? देखिए तो आप दुनिया से पूछिए ना। गाड़ी नहीं आया, तो गाड़ी आया हुआ, और छोटी गाड़ी है क्या ना, कुर्सी दीजिए तो